नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश बेरड़ और आज हम एक बार फिर राजस्थान के अंदर जो ओबीसी का मुद्दा है, ओबीसी विसंगति को लेके उस मुद्दे पे आपसे रूबरू हो रहा हूँ। दोस्तों, हो क्या रहा है कि ओबीसी के हमारे जितने भी नेता हैं वो एक दूसरे पे ब्लेमिंग ब्लेमिंग लगाने का, लालचन लगाने का एक दूसरे के साथ में गेम खेल रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो मतलब क्या कहते हैं, पिछले कुछ दिनों से एक सवर्णों का धड़ा, मैं हालांकि यहाँ पे सवर्णों का धड़ा भी नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि सवर्ण जो बहुत ही लोग हैं वो पहले से ही ओबीसी आंदोलन का समर्थन कर चुके हैं। उनको पता है कि मतलब आज जो ये ओबीसी की विसंगतियां हो रही है, हो सकता है कि कल एक्स सर्विस मैन की संख्या अगर जनरल के अंदर बढ़ गई या एडब्ल्यूएस के अंदर बढ़ गई तो उनके साथ में भी ये धोखा होगा। तो उनको पता है, लेकिन ये जो लोग हैं वो ये कह लो कि जातीय संगठनों के लोग हैं, जिनका काम ही मतलब जातीय द्वेष फैलाना होता है और जातीय दंगाई करना होता है, और उसी के हिसाब से उनकी मतलब क्या कहते हैं पूरी समाज के अंदर वो पैठ चलती है। अगर मतलब क्या कहते हैं वो जातीय द्वेष फैलाना बंद कर दे तो समाज के अंदर उनकी उनकी कोई वैल्यूज ही नहीं रहती है, और उसके बाद में मतलब क्या कहते हैं वैल्यूज नहीं रहती है तो फिर उनको घर बैठना पड़ता है, उनका काम खत्म हो जाता है, धंधा खत्म हो जाता है, ये कह लो। तो मैं मतलब क्या कहते हैं आपसे ये बात कहना चाह रहा था कि हमारे लिए अभी के टाइम के लिए मतलब दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और मेरा वीडियो आखिरी तक आप सुनिए। देखो, एक तो ये है कि आज जो मतलब क्या कहते हैं जो सवर्ण जातीय संगठन है वो आगे आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई ओबीसी है वो भूतपूर्व सैनिकों को मतलब क्या कहते हैं जातियों के अंदर बांटना चाहते हैं, या फिर एक जाति विशेष के खिलाफ जहर फैला रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये ओबीसी में तो कोई है नहीं, लेकिन सिर्फ ये जो आंदोलन कर रहे हैं वो जाट कर रहे हैं, और जाटों के ऊपर अलग अलग मतलब तरीके के लालचन लगा रहे हैं। तो इसका सीधा सॉल्यूशन है हमारे पास, और हमें दो चीज़ें करनी चाहिए हमेशा एक लड़ाई के अंदर। कभी कभार अगर रिटर्न करने से अगर मतलब फ़ायदा होता हो तो हमें कर लेना चाहिए। मैं समझाता हूँ कैसे। और दूसरी बात ये है कि चुनाव आने वाले हैं, राजस्थान राज्य के चुनाव होने वाले हैं, तो सीधी बात है अब मतलब क्या कहते हैं बहुत सारी भर्तियाँ होगी, और मतलब क्या कहते हैं रिजल्ट वगैरह भी आएंगे। तो उन सारी चीज़ों को लेके ये बात मतलब क्या कहते हैं महत्वपूर्ण है। तो आप ध्यान से थोड़ा सुनिए, और मतलब क्या कहते हैं अगर आपको मेरी बात समझ में आए और आपको अच्छी लगे तो आगे लोगों तक, अपने लोगों तक सेंड कीजिए, ताकि मतलब क्या कहते हैं बाकी के लोग भी इस बात को समझ पाए। नंबर एक, मैं शुरुआत से बात शुरू करता हूँ। मैं हालांकि मैंने पहले जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने ये सारी बातें क्लियर कर दी थी, फिर भी मैं आपको दोबारा एक बार फिर से मतलब क्या कहते हैं शुरुआत से समझा देता हूँ। जो भूतपूर्व सैनिक है, आरक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक हॉरिजेंटल आरक्षण और एक वर्टिकल आरक्षण। तो वर्टिकल आरक्षण वो होता है जो एस टी एस सी ओबीसी का जो आरक्षण है, जो वर्गाकार आरक्षण है, वो वर्टिकल आरक्षण है। हॉरिजेंटल आरक्षण जब इंदिरा साहनी केस के बाद में जब न्यायालय ने आरक्षण को दो भागों में बांटा था कि भाई 50% की कैप लग गई, तो उसके बाद में भी ऐसे वर्ग थे जिन्हें मतलब क्या कहते हैं किसी न किसी रूप से वंचित किया जा रहा था, जैसे कि महिलाएं होगी या फिर और कोई है, जैसे कि एक्स सर्विस मैन हो गए, उनको मतलब क्या कहते हैं एक सपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू, क्योंकि उनकी एक नौकरी मतलब लिमिट दायरे की होती है, लिमिट टाइम के लिए होती है, इसलिए मतलब उनको भी उनके लिए भी, उसके बाद में दिव्यांग हो गए, उन सारों के लिए एक आरक्षण की जरूरत थी, उनको पुशअप करने की जरूरत थी। तो उनके लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की थी वो हॉरिजेंटल आरक्षण था। हॉरिजेंटल आरक्षण वर्टिकल आरक्षण के अंदर से दिया जाता था, जैसे कि ओबीसी आरक्षण है तो ओबीसी के अंदर से महिलाओं की 33% महिलाओं को रिजर्वेशन है, तो ओबीसी की जितनी भी महिलाएं हैं उनको 21% ओबीसी आरक्षण में से 33% आरक्षण दिया जाएगा। वैसे ही एस टी एस सी में दिया जाएगा, वैसे ही जनरल में दिया जाएगा, सारी जगह पे ऐसा ही सिस्टम था। और ऐसे ही 2018 का जो परिपत्र लागू हुआ था उससे पहले ये सेम व्यवस्था भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी थी। अब भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग अलग कैडर के अंदर अलग अलग परसेंटेज है। तो अगर मतलब क्या कहते हैं
हम सामान्यतः मतलब क्या कहते हैं 12.5% के हिसाब से लेके चलते हैं कि भाई 12.5% उनको आरक्षण है। तो 12.5% आरक्षण था। तो पहले क्या होता था कि भाई ओबीसी के जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 12.5%, ओबीसी के 21% आरक्षण में से दिए थे। वैसे ही एस टी के जो है उनको ST SC के अपनी ही कैटेगरी में से मतलब क्या कहते हैं 12.5% आरक्षण दिया जाता था। लेकिन 2018 का जो परिपत्र लागू हुआ उसके बाद में क्या हुआ कि सीधी मतलब जैसे कि 1000 पदों की संख्या है तो उसके अंदर 12.5% सीधे तौर पे बिना जाने ओबीसी ST SC किसी भी मतलब क्या कहते हैं कैटेगरी का बंदा हो, सिर्फ एक्स सर्विस मैन होना चाहिए और उसको ले लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है 12.5% के हिसाब से जितनी भी सीटें होती है उसके ऊपर ले लेते हैं और उसके बाद में जो मतलब ओबीसी का बंदा है उसको ओबीसी के अंदर डाल देते हैं, ST SC के बंदे को ST SC के अंदर डाल देते हैं। और इसी बात को लेके विवाद था कि भाई एक्स सर्विसमैन सबसे ज्यादा किसान का मेरा वर्ग से होते हैं और किसान का मेरा वर्ग ओबीसी के अंदर आते हैं। तो ओबीसी के अंदर सबसे ज्यादा मतलब सेना में हो गए या पुलिसकर्मी हो गए, इन सारी चीजों में मतलब आगे तो ओबीसी के लड़के ज्यादा जाते हैं। तो सीधी बात है अगर आप बिना जाने सीधी मतलब 12.5% लोगों मतलब एक्स सर्विसमैन के तौर पे ले रहे हो तो होता क्या है कि वहां पे ओबीसी की बहुत बड़ी जनसंख्या के अंदर एक्स सर्विसमैन वहां से निकलते हैं और ओबीसी के अंदर डालते हैं। तो ओबीसी की जो 21% है उनमें से ज्यादातर एक्स सर्विसमैन के तौर पे ही मतलब सीटें निकल जाती हैं। तो जो नए लड़के हैं उनको मतलब इस वजह से मौका नहीं मिल रहा था। ठीक है, ये बात हो गई पहले की। अब बात ये है कि भाई ओबीसी ST SC और जितने भी मतलब जितने भी एक्स सर्विसमैन है जिनको आरक्षण मिल रहा है तो मतलब क्या कहते हैं इससे हम एक शॉर्टकट तरीके से कैसे बच सकते हैं जिससे मतलब क्या कहते हैं आने वाली भर्तियों के अंदर कम से कम हमारे जो नए भाई ये उनका नुकसान नहीं हो। तो बात सीधी है, अगर मतलब क्या कहते हैं कैडर के हिसाब से सीधी लिस्ट बनती है एक्स सर्विसमैन की तो इसके अंदर ओबीसी ST SC जो प्रमाण पत्र है उसका कोई रोल नहीं है। उसके अगर आप ओबीसी ST SC का प्रमाण पत्र लगाते हो तो भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको और उसी मतलब क्या कहते हैं एक्स सर्विसमैन आरक्षण के तौर पे ही लिया जाएगा, जो कि मतलब आपका 12.5% आरक्षण है तो उस कोटे से ही आपको लिया जाएगा। तो बात महत्वपूर्ण ये है कि अगर हमारे जितने भी भाई हैं जो ओबीसी ST SC के एक्स सर्विसमैन हैं उनको ये बोल दिया जाए कि आप जो मतलब क्या कहते हैं किसी भी भर्ती के अंदर फॉर्म भरवाते हो तो उसके अंदर आप जाति प्रमाण पत्र या जिसे मतलब क्या कहते हैं हम ओबीसी ST SC सर्टिफिकेट कहते हैं वो मतलब उस भर्ती के अंदर न लगाएं तो आपका फॉर्म भरा जाएगा जनरल से और जनरल से भरा जाएगा तो जो 12.5% के अंदर आप निकलते हो तो आप जनरल की कैटेगरी में जाओगे। तो इससे होगा ये आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला क्योंकि आपको तो ओबीसी या ST SC के तौर पे कुछ मिल ही नहीं रहा है। आपको सिर्फ आपका जो कोटा है एक्स सर्विसमैन का उसी कोटे से ही मिल रहा है आरक्षण। जो 2018 का परिपत्र लागू हुआ है उसके बाद में ये व्यवस्था है। तो आप मतलब क्या कहते हैं उल्टा अपने ही लोगों का नुकसान क्यों कर रहे हो जब मतलब क्या कहते हैं ये सिर्फ ओबीसी या ST SC का प्रमाण पत्र देखें। इससे ये होगा कि मतलब आप जो ओबीसी ST SC के कैटेगरी के अंदर जो नुकसान हो रहा है, ओबीसी के जो नए लड़के थे उनकी जगह मतलब क्या कहते हैं एक्स सर्विसमैन के पद भर दिए जा रहे थे। तो इससे ये होगा कि भाई जो जनरल से अगर आप सीधे तौर पे भरोगे तो वो आपके पद जनरल के अंदर गिने जाएंगे और ओबीसी के जो नए लड़के हैं उनको चांस ज़्यादा मिलेगा। आपका कोई घाटा नहीं होने वाला है यहाँ पे। और दूसरी बात है जो ये जातीय नेता मतलब आज ये कह रहे हैं कि एक ही मतलब क्या कहते हैं सेना को जातियों के अंदर नहीं बांटना चाहिए, तो हम भी कहते हैं भाई साहब नहीं बांटना चाहिए बिल्कुल। उनका जाति प्रमाण पत्र ही नहीं लगाना चाहिए, ओबीसी या ST SC का प्रमाण पत्र ही सर्टिफिकेट ही नहीं लगाना चाहिए और जनरल से ही उनको भरा जाना चाहिए। फिर जनरल से निकले क्या फर्क पड़ता है भाई, आखिर सेना की बात है ना, उनको जातियों में क्यों बांटे हम। और ये जो जातीय आधार पे मतलब जहर फैला रहे हैं और ओबीसी का विरोध कर रहे हैं, अगर हमने ये कर दिया, ये करने में हम कामयाब हो गए तो ये जो आज ओबीसी जो लड़ाई लड़ रहा है ये खुद जातीय नेता मतलब कल जनरल के लिए लड़ेंगे क्योंकि मतलब जो हमारे एक्स सर्विसमैन है वो जनरल से निकलेंगे। ठीक है ना, उनकी गिनती जनरल के अंदर होगी और जनरल के अंदर होगी तो नुकसान किसका होगा। वैसे भी रोस्टर सिस्टम तो कहीं भी लागू होता नहीं है इस देश के अंदर, राजस्थान की बात नहीं है, पूरे देश के अंदर कहीं भी रोस्टर सिस्टम लागू नहीं है। ठीक है ना, लागू है भी तो उसको मेंटेन नहीं किया जाता है। तो फिर मैं तो वैसे भी मतलब क्या कहते हैं जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसका कुछ भी इतना खास कोई
फ़ायदा मिलता नहीं। अगर फ़ायदा दे दिया भी जाए तो अगली भर्ती के अंदर ही ये घपलेबाजी करके जो जनरल कैटेगरी से हमारे भाई निकले थे, उनको मतलब ओबीसी या एसटी एससी के तौर पे गिन के और हमारे पद कम कर देते हैं। तो उसका हमारे को वैसे भी विशेष कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो फ़ायदा नहीं होता है तो अगर जनरल की कैटेगरी से जनरल वाला ही मलाई खा रहे हैं, तो उनकी अगर सीटें कम होती है तो उनको समझ में आ जाएगा कि ओबीसी की असल लड़ाई क्या है। तो और दूसरी बात है, इसमें ये भी एक और भी चीज़ें मतलब हमें हमारी बचत हो जाएगी। एक तो समय का बचत हो जाएगा, क्योंकि हम मतलब आंदोलन करते हैं तो समय व्यय होता ही है। और दूसरा बात है, धन बल व्यय होता ही है, तो वो भी हो जाएगा। और तीसरी बात है, जो हमारे नेता हैं जो ये आज मतलब एक दूसरे पर ब्लेमिंग गेम खेल रहे हैं, इनको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनकी ओबीसी के ऊपर राजनीति चल रही है और ओबीसी की राजनीति इस पर ख़त्म हो गई। तो सीधी बात है, इनका ब्लेमिंग गेम वगैरह समझ ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात है, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा सपोर्ट ओबीसी आंदोलन के अंदर किसने किया था और कौन विरोध कर रहा था, तो उसको हम चुनाव के अंदर देख लेंगे। तो ये खुद मतलब आप आज हम मतलब क्या कहते हैं, इनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, ओबीसी के नेता हो गए या सरकार हो गई, इनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई हमारा मुद्दा सॉल्व कर दो। तो ये कल खुद मतलब हमारे सामने आके मनवार करेंगे कि भाई आप हमारे साथ में चलो और हम आपका मुद्दा सॉल्व करवाएंगे। और जो वो श्रवण नेता है, वो जातीय जहर की बात कर रहे हैं, तो वो खुद मतलब क्या कहते हैं, एक नेशनलिज्म और ये जातीय जहर की बात करना छोड़ देंगे। हालांकि अगर सही तरीके से देखें तो जातीय जहर तो उनके अंदर है और उनको नेशनलिज्म से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ मतलब क्या कहते हैं, वर्णवादी मानसिकता के हैं और जातीय मानसिकता के हैं, इस हिसाब से मतलब वो बात रख रहे हैं। और वैसे भी मतलब क्या कहते हैं, रजवाड़े के लोग हैं, ठीक है ना, तो फिर न्याय तो हो ही नहीं सकता। अगर राजतंत्र इतना न्यायप्रिय होता तो सीधी बात है, लोकतंत्र की जरूरत ही नहीं होती। तो बात ये है, इस बात को समझिए और इस बात को मतलब अपने जो भी एक्स सर्विसमैन है और मतलब क्या कहते हैं, किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उसका फॉर्म भरवा रहे हैं, तो उसको बताइए कि आप मतलब क्या कहते हैं, ओबीसी या एसटी एससी का सर्टिफिकेट यूज में न लें। सिर्फ मतलब क्या कहते हैं, आप अपना एक्स सर्विसमैन का कोटा यूज में लें, आपको उतना ही फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा इससे, ठीक है ना। क्योंकि एक्स सर्विसमैन के तौर पे जो मतलब पद दिए जा रहे हैं वही पद रहेंगे आपके, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, भले ही अगर आप ओबीसी या एसटी एससी के सर्टिफिकेट लगाएं या ना लगाएं। उल्टा आपका भाई एक मतलब आप मतलब ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा के ओबीसी की कैटेगरी में आते हो, तो आपका उल्टा एक भाई घर पे बैठता है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि पहली बात तो शुल्क लगभग ओबीसी की हमेशा ज़्यादा रही है, किसी भी भर्ती के अंदर जनरल की नहीं रही है, बहुत जगह पे कम रहती है। लेकिन फिर भी अगर मान लो या तो बराबर होती है या मतलब क्या कहते हैं, ओबीसी की ज़्यादा रहती है। और मान लो कहीं पे मतलब क्या कहते हैं, जनरल की फीस ज़्यादा है, तो 100 रुपये की बात है, 100 रुपये के बदले में आपका एक नए भाई को मौका मिल सकता है। या फिर ऐसे कर देना चाहिए, जो भी हमारे ओबीसी के बुद्धिजीवी है, ओबीसी आंदोलन को लेकर चल रहे हैं, ओबीसी के मुद्दे उठा रहे हैं, उनको ये कर देना चाहिए कि भाई एक फंड एंड या ट्रस्ट बना देना चाहिए, जिसके अंदर जो भी एक्स सर्विसमैन है उनका जो भी फॉर्म है उसका शुल्क है वो हम बाकी के लोग देंगे। तो उससे क्या होगा, वो शुल्क वाली भी बात नहीं रहेगी। हालांकि मतलब क्या कहते हैं, एक्स सर्विसमैन खुद भी मतलब समझदार है, जो बाकी के जो लोग हैं, जो बाकी के बच्चे हैं, वो तो बेरोजगार हैं, वो तो सर्विस करके आ रहे हैं, एक्स सर्विसमैन है, तो उनके पास में 100-200 रुपये वाली इतनी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। विद्यार्थियों को, हालांकि वो बेरोजगार है तो उनको मतलब क्या कहते हैं, इन चीज़ों पैसों की, आर्थिक धन बल की ये मतलब क्या कहते हैं समस्या फेस करनी पड़ती है। तो मेरी बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी के और एसटी एससी के भाई हैं उन तक मतलब पहुंचाएं और उनको ये बात समझाएं। तो हमें मतलब क्या कहते हैं, ज़्यादा मतलब इतना लंबा मुद्दा खींचने से भी मतलब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। और बाकी मतलब क्या कहते हैं, हमारी बहुत सारी मतलब मुद्दे हैं जिन पे लड़ाइयाँ बाकी है। और मैंने आपको पहले भी बोला कि हमारी महत्वपूर्ण लड़ाई है वो केंद्र से है, किसी भी राज्यों से नहीं है। क्योंकि जो मतलब कल ये बात कर रहे थे जातीय नेता, वो बात कहीं ना कहीं भले ही मतलब क्या कहते हैं उन्होंने जातीयता के तौर पे बोली हो, लेकिन वो बात कहीं ना कहीं सरकार भी अड़ा रही है। इस बात को हल्के में मत लीजिए। रोहिणी आयोग का काम शुरू हो गया वापस, और ये आपको जातीय तौर पे बांट के मतलब क्या कहते हैं, किसान जातियाँ उनको 1-2% पे लाके ख़त्म कर देंगे। और हमेशा से ये तो टारगेट होता ही रहा है कि भाई
जो मतलब क्या कहते हैं ओबीसी का आरक्षण है वो जाट खा रहे हैं, गुर्जर खा रहे हैं, यादव खा रहे हैं, जबकि मतलब उनको वो पता होना चाहिए कि भाई जातीय जनगणना करवाए बगैर आप ये बात कैसे कह सकते हो। इनकी जनसंख्या भी तो ज़्यादा है, इनकी कौम भी तो बड़ी है, अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो उनके लोग भी ज़्यादा आएंगे, सीधी बात है। तो हमें 2-3 मुद्दे हैं उन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नंबर 1 जातीय जनगणना, दूसरे नंबर कॉलेजियम सिस्टम के अंदर हमारा आरक्षण हो ओबीसी एसटी एससी का, और तीसरी बात मतलब जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है उसकी जितनी भी सिफारिशें हैं लगभग 1.5 सिफारिश है जो लागू हुई है, बाकी की नहीं हुई है। तो और इसमें एक और चीज़ है, मंडल आयोग की जो सिफारिशें हैं अगर आप लागू करवाते हो तो न सिर्फ मतलब जो नौकरियों के अंदर लोग जा रहे हैं उनको फ़ायदा होगा, बल्कि बाकी के जो लोग हैं जो व्यवसाय करना चाहते हैं और जो पारंपरिक व्यवसाय करना चाहते हैं या अलग से कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको भी फ़ायदा होगा। क्यों? और एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर रेवोल्यूशन होगा। आप उनकी सिफारिशों को पढ़ोगे तो ये चीज़ें पता लग जाएगी। और तीसरी बात, 103वें संविधान संशोधन के अंदर आयोग का गठन हुआ था। आयोग ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला था। राजस्थान के अंदर 3 नोटिस देने के बाद में आज मतलब क्या कहते हैं ओबीसी आयोग का गठन हुआ है, मतलब इतने लंबे टाइम के बाद में। और केंद्र सरकार के अंदर ओबीसी आयोग का गठन हुआ था, लेकिन उसका मतलब कार्यकाल पूरा हो गया और उसके बाद में केंद्र सरकार ने नया ओबीसी आयोग बनाया ही नहीं। उसकी वजह थी क्योंकि पिछला जो ओबीसी आयोग था उसने लगभग 2019 तक केंद्र के अंदर 20 लाख के आसपास पद रिक्तियां बताई थी, ठीक है ना। और उसकी वजह से बहुत सारी जगह पे केंद्र सरकार टारगेट हुई थी उसकी एनुअल रिपोर्ट की वजह से, और उस वजह से नए मतलब आयोग का गठन भी नहीं किया। तीसरी बात है कि इसके अंदर जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है राज्य या केंद्र के अंदर, वो आयोग के अंदर लगभग अपने कार्यकर्ताओं को मतलब बिठाती है। ये नहीं होना चाहिए। इसके अंदर मतलब क्या कहते हैं एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिसमें मतलब क्या कहते हैं निष्पक्ष व्यक्ति आयोग का हिस्सा हो। और तीसरी बात मैं ये कह रहा था कि 103वें संविधान संशोधन के अंदर 338 बी धारा है, उसके अंदर मतलब आयोग को शक्तियां प्रदान की गई है, उनके कर्तव्य दिए गए हैं। तो उसके अंदर ये बात कही गई है कि मतलब ओबीसी को सोशली इकोनॉमिकली डेवलपमेंट किया जाए। तो जबकि मैंने एनुअल रिपोर्ट ओबीसी और एसटी एससी दोनों की पढ़ी है, तो उसके अंदर सिर्फ मतलब क्या कहते हैं इस पॉइंट के तहत एनुअल रिपोर्ट के अंदर आयोग ने सिर्फ वो जो सार्वजनिक जन कल्याण वाली योजना है, गरीबी उन्मूलन योजना है, उनके बारे में मतलब क्या कहते हैं उसके अंदर डाटा देते थे। जबकि होना ये चाहिए जैसे मतलब मंडल आयोग का रिपोर्ट कहता है वैसे मतलब क्या कहते हैं सोशली इकोनॉमिकली डेवलपमेंट की बात करते हो तो आपको मतलब क्या कहते हैं सोशली इकोनॉमिकली आधार पे उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए सरकार को। और अगर आप सार्वजनिक योजना के डाटा डालते हो तो वो तो सबके लिए हुई, वो स्पेशली ओबीसी या एसटी एससी के लिए क्या हुआ उसके अंदर। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें केंद्र सरकार को घेरना चाहिए। और रोस्टर सिस्टम है तो रोस्टर सिस्टम के अंदर भी हम केंद्र को घेरते हैं, तो बाकी के सारे राज्य हैं उनके अंदर रोस्टर सिस्टम राज्य सरकारों को अपने आप ही मतलब सही करना ही पड़ेगा। उसकी वजह है क्योंकि रोस्टर सिस्टम केंद्र सरकार के अंदर ही मतलब क्या कहते हैं मेंटेन नहीं किया जाता, और रोस्टर सिस्टम को लेकर अगर केंद्र सरकार सख्त कानून बनाती है तो राज्यों को फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरी इतनी सी बात है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार आपको।